लोग कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई एक लव स्टोरी के बाद गैंगस्टर बना। लेकिन अगर यह सिर्फ आधी कहानी हो तो? अगर एक कॉलेज रोमांस के पीछे असली कहानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ईगो, जेल नेटवर्क्स और इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की हो तो? और सबसे बड़ा सवाल, पंजाब के एक कॉलेज कैंपस से शुरू हुआ नाम कनाडा तक कैसे पहुंच गया? एक तरफ वो कहानी है जो इंटरनेट बार बार सुनाता है, एक ट्रेजेडी, और उसके बाद एक लड़का जो बदले की आग में अपराध की दुनिया में उतर गया। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशंस और एजेंसीज की फाइल्स एक अलग तस्वीर दिखाती हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ भावनाओं से नहीं बना, वह बना जेलों से और उन लोगों से जो भारत में नहीं, हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे। यह कहानी लॉरेंस बिश्नोई की है, लेकिन यह कहानी उसे हीरो बनाने की नहीं है। यह कहानी है यह समझने की कि एक कॉलेज स्टूडेंट का नाम कैसे धीरे धीरे ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ गया जिसे आज इंडिया से कनाडा तक एजेंसीज ट्रैक कर रही हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब से, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से। एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। पिता पुलिस में रह चुके थे, परिवार खेती से जुड़ा था। बाहर से देखें तो यह कोई गैंगस्टर ओरिजिन स्टोरी नहीं लगती। यह एक नॉर्मल नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट की कहानी लगती है जो पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आता है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जहां कॉलेजेस, पॉलिटिक्स, स्टूडेंट यूनियंस एंड पावर का अपना अलग इकोसिस्टम है। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ पोस्टर्स और स्पीचेस तक सीमित नहीं रहती। कई बार यह ईगो, ग्रुप पावर, राइवलरी और लोकल इन्फ्लुएंस का खेल बन जाती है। लॉरेंस भी इसी दुनिया में दाखिल हुआ। कहा जाता है कि इसी दौर में उसकी एक लव स्टोरी भी थी। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि कॉलेज राइवलरी के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड को उसके राइवल्स ने मार दिया। यह कहानी इंटरनेट पर बहुत वायरल है। लोग कहते हैं यही वो पल था जिसने लॉरेंस को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन यहां रुकना जरूरी है, क्योंकि यह हिस्सा पूरी तरह लीगली प्रूवन पब्लिक फैक्ट नहीं है। यह एक रिपोर्टेड स्टोरी है, एक दावा, एक ऐसा वर्जन जो बार बार रिपीट हुआ। लेकिन जो ज्यादा साफ दिखाई देता है वह यह है कि कॉलेज पॉलिटिक्स ने लॉरेंस को वायलेंस, राइवलरी एंड क्रिमिनल केसेस की दुनिया के करीब ला दिया। 2010 से 2012 के बीच चंडीगढ़ में उसके खिलाफ कई FIRs दर्ज हुई। अटेम्प्टेड मर्डर, असॉल्ट, ट्रेसपेसिंग, रॉबरी जैसे एलिगेशंस सामने आए, और यह सब उसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाली जमीन से जुड़ा था। यानी सवाल यह नहीं है कि लव स्टोरी हुई या नहीं, असली सवाल यह है क्या लव स्टोरी ने आग लगाई या आग पहले से कैंपस पॉलिटिक्स में जल रही थी। क्योंकि कई बार क्रिमिनल वर्ल्ड में मिथ भी वेपन बन जाता है। एक कहानी बार बार सुनाई जाती है, लोग उसे सच मानने लगते हैं, और फिर वही कहानी उस आदमी के इमेज को डेंजरस बना देती है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी शायद यही हुआ। एक तरफ लव स्टोरी का मिथ था, दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में उसकी दोस्ती गोल्डी ब्रार जैसे लोगों से मजबूत होती गई। गोल्डी ब्रार, यह नाम आगे चलकर इस कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला था, क्योंकि लॉरेंस का नेटवर्क सिर्फ पंजाब या चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह गैंग राइवलरीज, एक्सटॉर्शन, टारगेटेड किलिंग्स और ओवरसीज हैंडलर्स तक फैलने लगा। यहां से कहानी कॉलेज कैंपस से बाहर निकलती है। अब यह लोकल लड़ाई नहीं रहती, अब यह नेटवर्क बन जाता है। और किसी भी गैंग नेटवर्क की असली ताकत सिर्फ गन्स में नहीं होती। असली ताकत होती है कम्युनिकेशन में। कौन किसे कॉल कर सकता है, कौन जेल के अंदर से मैसेज भेज सकता है, कौन बाहर पैसे कलेक्ट कर सकता है, कौन दूसरे देश में बैठकर ऑर्डर्स पास कर सकता है, कौन सोशल मीडिया पर डर पैदा कर सकता है। यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब वह जेल में था तब भी उसका नाम क्राइम्स से जुड़ता रहा। आम आदमी सोचता है अगर कोई जेल में है तो उसका नेटवर्क कैसे चल सकता है, लेकिन एजेंसीज का एलिगेशन यही है कि गैंग जेल से बाहर नहीं रुका, बल्कि जेल एक तरह का कंट्रोल रूम बन गई। कॉल्स, ओवरसीज एसोसिएट्स, फेक आइडेंटिटीज, एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स और डर सबसे बड़ा करेंसी बन गया। किसी बिजनेसमैन को फोन आता है,
किसी सिंगर को थ्रेट मिलती है, किसी फिल्म स्टार का नाम आता है, कहीं फायरिंग होती है, कहीं मर्डर की जिम्मेदारी क्लेम होती है, और हर बार पब्लिक के दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर लॉरेंस जेल में है तो यह सब कौन चला रहा है? यही सवाल इस पूरी कहानी को सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं रहने देता, यह इसे नेटवर्क स्टोरी बना देता है। फिर आता है सिद्धू मूसवाला मर्डर केस। 29 मई 2022 पंजाब का एक बड़ा सिंगर, पॉलिटिकल फेस और यूथ आइकॉन सिद्धू मूसवाला दिन दहाड़े मार दिया जाता है। इस मर्डर ने पूरे इंडिया को हिला दिया और इसी केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी ब्रार का नाम नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया। अब यह कहानी सिर्फ पंजाब की नहीं रही, यह नेशनल न्यूज बन गई। हर चैनल पूछने लगा, यह गैंग कौन है, कैसे काम करता है, जेल से नेटवर्क कैसे चलता है। लेकिन नेटवर्क यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे इसका नाम कनाडा से जुड़ने लगा। कनाडा, वह देश जहां लाखों इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं। पंजाब डायस्पोरा की बड़ी पॉपुलेशन है और वहीं से कई ऐसे नेम्स सामने आने लगे जो इंडिया की एजेंसीज की फाइल्स में भी थे। इंडिया की एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप लगाया कि वह प्रिजन्स और एसोसिएट्स के थ्रू एक ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। कनाडा में भी बिश्नोई गैंग का नाम शूटिंग्स और इंटिमिडेशन से जुड़ने लगा और फिर 2025 में कनाडा ने बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट एंटिटी लिस्ट में डाल दिया। यह एक बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि अब यह सिर्फ इंडिया का गैंगस्टर वाला लेबल नहीं रहा। अब फॉरेन गवर्नमेंट भी कह रही थी कि यह गैंग कम्युनिटीज में फियर और इंटिमिडेशन फैला रहा है। सोचिए, एक नाम जो कभी चंडीगढ़ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सुनाई देता था, अब कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में आ चुका था। यहीं से यह कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि लॉरेंस गैंगस्टर कैसे बना, अब सवाल यह है एक लोकल राइवलरी कैसे इंटरनेशनल नेटवर्क बन गई। और इसका जवाब 3 लेयर्स में छुपा है। पहली लेयर, मिथ, लव स्टोरी, रिवेंज, लॉयल्टी, ब्रदरहुड। यह सब गैंग कल्चर को इमोशन देता है। लोग ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्राइम को मूवी जैसा बना देती है। दूसरी लेयर, पॉलिटिक्स एंड पावर, स्टूडेंट इलेक्शंस, राइवल ग्रुप्स, कम्युनिटी आइडेंटिटी, लोकल इन्फ्लुएंस। यह सब क्राइम वर्ल्ड के लिए रिक्रूटमेंट ग्राउंड बन सकता है। तीसरी लेयर, सिस्टम, जेल कम्युनिकेशन, डियास्पोरा नेटवर्क्स, इलीगल वेपन्स, मनी मूवमेंट। यह वह मशीनरी है जो एक आदमी को गैंग से सिंडिकेट तक ले जाती है। अगर पहली लेयर स्टोरी बनाती है तो तीसरी लेयर एम्पायर बनाती है। इंटरनेट उसे कभी लवर बनाता है, कभी डॉन बनाता है, कभी रिवेंज सिंबल बनाता है, कभी एंटी हीरो बनाता है। लेकिन रियलिटी इससे ज्यादा डार्क है क्योंकि जब किसी क्रिमिनल का मिथ पॉपुलर हो जाता है तो वह सिर्फ पुलिस के लिए चैलेंज नहीं रहता, वह सोसाइटी के लिए भी खतरा बन जाता है। यंग लोग उसके रील्स बनाते हैं, उसके डायलॉग्स यूज करते हैं, उसके फोटोज एडिट करते हैं, उसे लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। लेकिन उन एडिट्स में विक्टिम्स नहीं दिखते, वह फैमिलीज नहीं दिखती जिनकी जिंदगी बदल गई, वह बिजनेसमैन नहीं दिखते जिन्हें थ्रेट्स मिली, वह आर्टिस्ट्स नहीं दिखते जो डर में जीते हैं, वह कम्युनिटीज नहीं दिखती जो एक्सटॉर्शन और शूटिंग्स के बीच फंसती हैं। इसीलिए यह कहानी सुनाते वक्त सबसे जरूरी बात है, क्राइम को सिनेमैटिक बनाया जा सकता है लेकिन क्रिमिनल को हीरोइक नहीं। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक वार्निंग है। यह वार्निंग है कि कैसे एक कॉलेज राइवलरी, एक पर्सनल मिथ और एक वायलेंट नेटवर्क मिलकर ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो जेल की दीवारों से भी बाहर काम करता रहता है। और शायद इसीलिए इस कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा उसकी गर्लफ्रेंड वाली कहानी नहीं है। सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि चाहे वह कहानी सच हो, उस मिथ ने उसके नाम को एक लेजेंड की तरह फैलाया। और जब किसी क्रिमिनल का नाम लेजेंड बन जाता है तो उसका डर सीमा पार कर जाता है। पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कनाडा। एक जेल सेल से शुरू होकर फोन सिग्नल्स हजारों किलोमीटर दूर तक जाते हैं और फिर एक दिन दुनिया पूछती है, यह नेटवर्क इतना बड़ा कैसे हो गया? शायद जवाब वही है जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, लेकिन असली कहानी शायद लव स्टोरी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह कहानी है एक मिथ की, एक कैंपस राइवलरी की, एक जेल नेटवर्क की और एक ऐसे क्रिमिनल ब्रांड की जिसे सोसाइटी ने डरते डरते फेमस बना दिया। तो सवाल यह नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर क्यों बना, सवाल यह है क्या हम सच देख रहे हैं
या सिर्फ वह कहानी देख रहे हैं जो गैंग चाहता है कि हम देखें, लव स्टोरी या गैंग वॉर? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं नहीं है। जवाब उस नेटवर्क में है जो एक कॉलेज कॉरिडोर से शुरू होकर कनाडा तक पहुंच गया। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है।